हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपना एग्ज़ाम है गेट 2025 का। तो उसके लिए ये सीरीज है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, जो क्वेश्चंस हैं अभी से रीसेंट जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का, वहाँ से लेकर लास्ट कम से कम 10 ईयर तक के क्वेश्चन पेपर्स या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 ईयर तक के एटलीस्ट हैं। तो हम अपने जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, तो सारे ही सब्जेक्ट्स के हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उनके लिए हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और जैसे एक तो हम जैसे जब भी हम कोई चीज़ रिवाइज़ करते हैं, मान लो कोई टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो ये तरीका होता है कि हम पहले ना पूरा टॉपिक करते हैं, फिर हम उसके क्वेश्चंस लगाते हैं ना। तो अभी देखो हमारे पास जो टाइम है ना, जो क्योंकि अभी सितंबर लगभग ये लगा लो जा चुका है, तो ये वाले जो 3 महीने हैं और उसके बाद जो जनवरी का महीना है, तो हमारे पास ये जो लिमिटेड सा टाइम है ना, इसमें हमने ये करना है कि मेनली जो हमारे जो क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं और अपने क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो यही एक अच्छा तरीका है कि अगर हम साथ में अपने प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना उनको उठाते रहें और उन्हीं के थ्रू जो अपने जो टॉपिक्स हैं ना उनको कवर करें। जैसे कि हमने पिछले एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके देखें कि हाँ, कि ये वाले सब्जेक्ट से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस सब्जेक्ट में भी ये वाले चैप्टर्स हैं जिनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है किस तरीके से। फिर उनके बाद उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें, देखें कि हाँ इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में क्या है, किस तरीके से, फिर हम उन चीज़ों को लगाएं, जिससे कि हमें ये भी ध्यान रहे कि हाँ ऐसी चीज़ें हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम्स में आती हैं और वो चीज़ें कवर भी हो जाए अच्छे से, है ना। मतलब कि ये भी नहीं है कि अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ उठा रहे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही नहीं है। टाइम भी लिमिटेड होता है तो वही चीज़ है, नहीं तो ट्रबल होता है बाद में। और फिर ये भी हो कि जो चीज़ कर भी रहे हैं उनमें से किस तरीके के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें अपने चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अभी जो हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हम लोग यही करेंगे कि हर दिन एक एक किसी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक क्वेश्चन उठाएंगे, उससे रिलेटेड। सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन सोल्व करना है और उसका आंसर निकालना है, नहीं। हमने क्या करना है, हम लोग बस ये प्रैक्टिस करेंगे सब लोग मिलके कि वो जो टॉपिक, वो जो क्वेश्चन है ना, वो जिस भी टॉपिक से आया है उस टॉपिक को पूरा उसका एक कॉन्सेप्ट को रिकैप करना कि हाँ ये किस टाइप की थ्योरम, कौन सी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, किस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब चीज़ें, है ना। तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने उस प्रोसेस में क्या होगा कि हम अपने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से और जो प्रैक्टिस है वो भी कर पाएंगे और हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज होते रहेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं गेट 2024 के एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, जो कि कौन से टॉपिक के ऊपर है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर है। और आगे और कई सारे तरीके भी मिलेंगे कम करने के कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, अभी आज के लेक्चर का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 MCQ है गेट 2024 से एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो गेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर 2024 से लेकर 2008 तक के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी आपको वीडियो में भी के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर आते कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, किस टाइप का क्वेश्चन था। देखो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि ये हमें इंटीग्रल दे रखा है, द वैल्यू ऑफ कंटूर इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस, कि इस वाले जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो क्या आएगी, हमें ये बताना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो अब इसके लिए देखो, अभी थोड़ा बहुत हमने ये ही वाली चीज़ें ना हमने मास्टर्स में भी पढ़ रखे हैं कि जो कोशी थ्योरम होती है, कोशी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने ये कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं अभी तक, कुछ इस टाइप का है ना। तो अगर जो मान लो बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कर रहे हैं, फर्स्टली जिन्होंने पहले कभी गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तभी भी, तो ये इस टाइप की जो चीज़ें है ना, हमने बस देख के इतना तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मास्टर्स में इस टाइप की कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं थोड़ी बहुत, है ना। एटलीस्ट याद नहीं हो अलग बात है, लेकिन कि हाँ सिलेबस में थी हमारे। तो जैसे अभी इसके लिए हमें देखना है कि कौन सी थ्योरम होती है और किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं ना। अब ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा तरीके होते हैं सोल्व करने के लिए, तो फिर हम आगे जाकर वो सब चीज़ें भी देखेंगे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आपको लगे कि हाँ ये सीरीज हेल्पफुल है, तो बस अच्छे से ना कंप्लीट करते रहे साथ साथ में जो भी चीज़ें हैं, और अपना जो भी अपने जो डाउट्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट करते रहें उनको। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है उससे अब ये वाला क्वेश्चन है ना, उसको करने से पहले एक बार हम जल्दी से थोड़ा रीकैप करते हैं। जो देखो, जैसे कि कोशी थ्योरम है, कोशी थ्योरम क्या होती है? इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज कंटूर, कोई भी सिंपल क्लोज कंटूर है जिसके ऊपर और उसके इनसाइड में भी, मतलब जिसके ऊपर भी, मतलब कि फंक्शन की जो कंटूर है ना, कंटूर की बाउंड्री के ऊपर भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं होनी चाहिए फंक्शन की, और अंदर भी, मतलब सिंगुलैरिटी वही होती है ना जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है ना। तो कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है तो उस क्लोज्ड कंटूर के ऊपर जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो अब इसके बाद फिर कोशी थ्योरम के बाद कौन सी चीज़ आती है? जैसे कि ये वाला एग्जांपल है कि ये वाला फंक्शन दे रखा है ई की पावर जेड, और इसका इंटीग्रेशन करना है किसके ऊपर? जो हमारा कंटूर है वो दे रखा है मोड जेड इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट सर्कल दे रखा है। अब ये सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, इसके ऊपर जो ये वाला फंक्शन है ई की पावर जेड, ई की पावर जेड तो वैसे भी हमें पता है कि इंटायर फंक्शन है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक है, इस वजह से ये एंटायर है। तो अभी हमारा फंक्शन अब जब एंटायर ही हो गया, पूरे सी प्लेन पे एनालिटिक है, तो जो हमारा जो ये गिवन कंटूर है मोड जेड इज इक्वल टू 1, इसके इनसाइड और इसके अंदर भी एनालिटिक है ना। तो हम कोशी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। मतलब ये सिर्फ एग्जांपल है कि हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला भी एग्जांपल दे रखा है कि इंटीग्रेशन, जो ये वाला इंटीग्रेशन है इसमें ये फंक्शन दे रखा है और ये हमें दे रखा है जो कंटूर है ना। तो इसको ध्यान से अगर हम देखें तो ये 1 प्लस आयोटा के ऊपर सेंटर्ड 1 रेडियस का एक सर्कल है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ये इस टाइप का कंटूर दे रखा है। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा जो गिवन फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने एफ जेड मान लिया, ये मान लिया एफ जेड। तो अब देखो इस एफ जेड में क्या होता है, ये एफ जेड क्या है? एक रेशनल फंक्शन है ना, जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड इंटू साइन जेड। तो अब इसमें जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसकी जीरोज के ऊपर बात होती है कि अगर ये वाला जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर ये जहाँ पर जीरो होता है वहाँ ये हमारा एफ जेड एनालिटिक नहीं होगा। तो अब देखो जैसे इसकी जीरोज क्या होंगी, एक तो जेड इज इक्वल टू जीरो पर होंगी, और एक क्या होंगी जहाँ पर साइन जेड जीरो है। साइन जेड जीरो मतलब कि क्या होता है, एन पाई के ऊपर होता है ना, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स के ऊपर, मतलब कि जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई ऐसे कुछ। तो ओवरऑल जो एफ जेड है ना उसकी जीरोज कहाँ पर है, जीरो के ऊपर, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई ऐसे हैं। जैसे ये यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाली दिखा रखी जीरो है, जीरो के ऊपर है, पाई माइनस पाई के ऊपर है, पाई के ऊपर है, एंड सो ऑन। लेकिन जो हमारा जो कंटूर जो ये हमने बना रखा है यहाँ पर, इसके ऊपर इसकी बाउंड्री और इसके इनसाइड में तो एक भी ये नहीं आ रही, डिनोमिनेटर की जीरो नहीं आ रही है ना। मतलब कि हमारे जो फंक्शन के है वो एक भी सिंगुलरिटी नहीं आ रही इस वाले के अंदर या फिर इसकी बाउंड्री के ऊपर। तो इसका मतलब जो ये गिवन कंटूर है इसके इनसाइड और इसके ऊपर हमारा ये फंक्शन है ना ये एनालिटिक है ना। तो अब इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, इस कंटूर के ऊपर जो ये वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
है ना, इसलिए ये वाला लिख रखा है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन हर जगह ही एनालिटिक होना चाहिए, मतलब कि जो गिवन कंटूर है, कंडीशन सिर्फ ये है उस गिवन कंटूर के इनसाइड और उसकी बाउंड्री के ऊपर एनालिटिक होना चाहिए तो फंक्शन का। जैसे कि अगर ओवरऑल देखिए तो ये पूरा फंक्शन हर जगह पर एनालिटिक नहीं है, मतलब इसके पास यहाँ पर जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर सिंगुलरिटीज़ हैं, लेकिन हमें जो ये वाला जो कंटूर दे रखा है इसके ऊपर हम कॉची थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई कॉची थ्योरम की बात। ठीक है अभी हम धीरे धीरे करके उस क्वेश्चन तक जाएंगे जो हमारा क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी ऐसे ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला ई की पावर 1/z dz वाला है। वैसे तो अगर ई की पावर 1/z जो फंक्शन होता है उसके पास हमें पता है जीरो के ऊपर इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, तो लेकिन यहाँ पर जो हमें ये जो कंटूर दे रखा है इसमें अब ये देखना है वो सिंगुलरिटी आती है नहीं आती, क्या पता इसके अंदर वो सिंगुलरिटी आती ही नहीं हो, तो इस कंटूर के अंदर तब तो एनालिटिक हो जाएगा, है ना। तो अब ये वही वाला है, देखो ये सी कंटूर वही है, 1 + आयटा के ऊपर सेंटर्ड 1 रेडियस का सर्कल है, तो ये वाला ही टाइप का सर्कल बनेगा इसके अंदर भी। और इसमें तो जीरो जो सिंगुलरिटी है फंक्शन की वो आ ही नहीं रही है, वो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम कॉची थ्योरम अप्लाई करके इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो बता सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही ये साइन हाइपरबोलिक वाले के लिए हम बता सकते हैं क्योंकि साइन हाइपरबोलिक जेड की जीरोज़ पाई एन पाई आयोटा टाइप के होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इसका होती है, मतलब पाई आयोटा की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ठीक है, तो इसमें इसकी भी एक भी जीरो इसके अंदर नहीं आएगी, मोड जेड इज इक्वल टू 1 के इस वजह से हम बोल सकते हैं कि मतलब क्योंकि हाँ इसकी जो जीरोज़ हैं ये फंक्शन की, लेकिन ये फंक्शन तो उस टाइप का नहीं है ना रेशनल टाइप का, तो लेकिन मतलब जीरोज़ हैं लेकिन सिंगुलरिटीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक है ओवरऑल। और ये तो साइन हाइपरबोलिक जेड तो वो भी है एंटायर फंक्शन है, पूरे के पूरे सी पर एनालिटिक है, तो मोड जेड इज इक्वल टू 1 पर भी एनालिटिक है ना, तो इसलिए इंटीग्रल की वैल्यू जीरो बोल सकते हैं। तो ये 3-4 एग्जाम्पल थे जो कॉची थ्योरम से रिलेटेड हैं। ठीक है लेकिन अब इसके आगे एक चीज़ आती है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, कॉची थ्योरम के बाद तो जैसे इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन, अब ये तो बात हो गई थी एनालिटिक फंक्शन की, अब उसके बाद क्या है अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड इफ़ ए इज़ एनी पॉइंट इनसाइड द सी, मान लो कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है सी, उसके अंदर और उसके बाउंड्री के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, तो उसके अंदर मान लो कोई भी पॉइंट है ए। ठीक है तो अब उस पॉइंट के लिए क्या बोला गया है कि अब जो एफ डैश ए होता है ना, एफ देखो एफ डैश ए एफ ऑफ ए ऐसे, तो एफ ऑफ ए है ना वो किसके इक्वल होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। देखो एफ जेड था हमारा एनालिटिक फंक्शन, उसके डिवाइड में क्या लिख रखा है जेड माइनस ए इंटू डी जेड। देखो इससे पहले ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, ये इनके जो प्रूफ्स है ना, अभी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ्स इम्पोर्टेंट नहीं है और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हम अपने प्रूफ्स को यहाँ पर करें, बट हाँ अब अपनी बुक के अंदर ये प्रूफ अगर हैं कि हमें पढ़ने हैं ओब्वियसली इंटरव्यू वगैरह के लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए प्रूफ वगैरह अपने। तो अभी जो हम क्वेश्चन करें उसके लिए हमें ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जो f का nth डेरिवेटिव होता है इस पॉइंट के ऊपर, जो ये पॉइंट इनसाइड है इस कंटूर के अंदर, उसके ऊपर फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव वो किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा फंक्शन f ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1। अगर यहाँ पर nth डेरिवेटिव है तो यहाँ पर n+1 पावर होती है। अब देखो अब इसी से ये ऊपर वाला रिजल्ट आया जो 1 में लिख रखा है कि अगर मैं n की जगह पर यहाँ पर ना जीरो, यहाँ पर n की जगह पर जीरो रख दूँ तो ये क्या बनेगा पावर 0+1 हो जाएगी ना, तो जेड माइनस ए की 1 पावर आ जाएगी। और यहाँ पर अगर n की जगह पर जीरो रखूँगी तो फंक्शन का ये होगा ना 0th डेरिवेटिव, फंक्शन का 0th डेरिवेटिव एट ए, इसका मतलब फंक्शन का एक बार भी डेरिवेटिव नहीं हुआ तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ए के ऊपर। तो ये वाली कंडीशन है ना यहीं से आई है कि n को जीरो पुट करके। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे आगे, और ये इम्पोर्टेंट है अभी जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर ये वाली थ्योरम इम्प्लाई होगी, ये वाली कोरोलरी है कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है इनसाइड एंड ऑन ए कंटूर
इन ए मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कौन सा होता है? ऐसा रीजन होता है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन जिसके अंदर कोई होल होता है। जैसे कि ये कोई रीजन है, मान लो इसके अंदर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर पंचर हो रखा है, ये वाला पॉइंट है ना, मतलब यहाँ से गायब कर रखा है, यहाँ से उसको हटा रखा है। जैसे कि अगर जैसे वो होता है ना हमारे पास मल्टीपली कनेक्टेड डिस्क भी बोलते हैं कि जैसे मान लो अगर मैंने ये बोल दिया मोड जेड -1, अगर लेस देन 1 बोल दिया, मोड जेड मान लिया ये मोड जेड -1 में नहीं, ये लिख लो मोड जेड लेस देन 1, तो ये एक यूनिट डिस्क है जिसका सर्कल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मोड ऑफ जेड -0 लेस देन 1, मतलब वन रेडियस की 0 के ऊपर सेंटर्ड एक डिस्क है ये वाली। लेस देन 1 है मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है तो बाउंड्री नहीं आएगी। और अगर मैं इसमें यहाँ से ये लिख दूँ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसके सेंटर 0 को ना हटा दिया यहाँ से, मतलब कि यहाँ से 0 हट गया, तो ये यहाँ पर पंचर हो गई। तो ये टाइप का जो रीजन बच गया मल्टीपली कनेक्टेड है। तो मल्टीपली कनेक्टेड वही होता है जिसके अंदर होल होता है ना। तो अब क्या होता है कि कोई भी, अब जब मल्टीपली कनेक्टेड रीजन होता है तो उसमें अब एक कम से कम एक होल होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि जैसे इस तरीके का कोई रीजन हो गया है ना। तो अब क्या होता है कि हमें उसके अंदर अगर इंटीग्रल निकालना है, अब उस पूरे मान लो इसके सी के ऊपर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या होता है जो जितने भी उसके अलग अलग ये वाले पोर्शंस हैं ना, उनको हम C1 C2 C3 एंड सो ऑन CN ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो अब अगर हम इन सारे C1 C2 CN के ऊपर अगर फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं ना और उसका सम करते हैं ना, तो वो ओवरऑल उस फंक्शन का इंटीग्रल C कर्व के ऊपर आता है ना, उसके इक्वल आ जाता है। मतलब इन सब का निकाल कर इन सब पर इंटीग्रल और उसका जब सम करते हैं तो वो ओवरऑल सी के ऊपर जो इंटीग्रल निकलता है उसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। यही वाली चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि जो इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड होता है वो किसके इक्वल टू हो जाता है, इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ जेड प्लस एंड सो ऑन इंटीग्रेशन ओवर CN एफ जेड। और इसी को इस फॉर्मेट में भी लिख देते हैं समेशन के फॉर्म में कि 1 से n तक समेशन चला रखा है और क्लोज्ड इंटीग्रल आई जहाँ पर 1 से m तक वेरी करता है, मतलब C1 के ऊपर इंटीग्रल निकाला, C2 C3 एंड सो ऑन CN सब के ऊपर इंटीग्रल निकाला और समेशन का मतलब कि सबको ऐड कर दिया, ठीक है। यही वाली थ्योरम हमारी वहाँ पर यूज होगी जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अभी देखो ये हम इसमें करने को तो हम एकदम से सिर्फ ये वाला करके और अपना क्वेश्चन करके एक साइड हो सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करना है पिछला, ताकि हमें सिर्फ यही क्वेश्चन करना मेन मोटिव नहीं है। हम ये है कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड अभी इसी एक क्वेश्चन को अच्छे से अगर हम डिस्कस कर लेंगे अगर, तो अब इससे रिलेटेड बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के, जैसे कोशी इंटीग्रल थ्योरम या फिर कोशी थ्योरम, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है, या फिर ये वाली कोरोलरी है, या फिर ये जो इससे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। इस वजह से हमें एक बार ये अच्छे से कंप्लीट और कवर करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमें, जैसे इसका ये वाला एक एग्जांपल दे रखा है, तो इसी तरीके से अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो हमें आई दे रखा था इंटीग्रल आई इज इक्वल टू दिस, ये वाला दे रखा था Z² dz अपॉन Z² -2z+2। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है ओवर C, और जो C है ना, C क्या डिफाइन कर रखा है वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आएगा कि हमें C क्या दे रखा है, आगे लिख रखा है इस स्टेटमेंट में, ये दे रखा है हमें C, ये दे रखा था C कंटूर गिवन है मोड ऑफ Z -2 प्लस मतलब वो दैट Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच मोड ऑफ Z -2 प्लस मोड ऑफ Z+2 इज इक्वल टू 8। अब देखो जैसे कुछ इस टाइप का होता है ना, मोड ऑफ Z -a इज इक्वल टू R टाइप का, तो हम देखते ही बता देते हैं कि ये ना एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिस सर्कल का सेंटर तो A है और रेडियस R है ना। इसको हम क्योंकि ये इस टाइप से हमें पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है कि मोड ऑफ Z -a इज इक्वल टू R है, तो ये R रेडियस का और A के ऊपर सेंटर्ड एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो अब जो ये हमें कर्व दे रखे है ना, जो भी ये कंटूर दे रखा है, अब इसने ये तो बता दिया कंटूर है, ये किस टाइप का कंटूर है और फंक्शन की जो सिंगुलरिटी है इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही, मतलब फंक्शन इसके ऊपर एनालिटिक है या नहीं है, हमें वो चीज़ एनालाइज करनी है। तो अब अभी हमें यहाँ से ये देख के ये तो पता चल गया कि ये सर्कल नहीं है, ठीक है, मतलब कंटूर है पर सर्कल नहीं है। अब देखो जैसे हमें इसमें ये देखना, तो ये वाला एक रिजल्ट होता है, क्योंकि हमें अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास हमें ये वाला फंक्शन दे रखा है अपना, ये वाला ओवरऑल ये फंक्शन है हमारा Z² अपॉन Z-2Z+2 टाइप का, ठीक है। तो अब इसमें देखो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ये किस टाइप का है, कि देखो एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, मतलब ये और एक नोट करने की चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो काम आएगी। जैसे कहाँ पर लिख दिया मैंने, आगे आएगी भाई, कि हमने देखो ये वाला रिज़ल्ट है कि जो ये होता है ना कि एक ऐसा सेट S जिसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम यहाँ पर नोटेशन मैंने W इसलिए लिख रखा है क्योंकि Z हमने वहाँ पर क्वेश्चन में Z लिखा हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए, क्योंकि Z या फिर W जो भी है हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम W से भी डिनोट कर देते हैं, Z से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर दैट W बिलोंग्स टू C, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सच दैट W-W1 का मॉडुलस प्लस W-W2 का मॉडुलस इज इक्वल टू K टाइप दे रखा है कि कुछ वैल्यू गिवन होगी, है ना, और ऐसे W1 W2 की भी कुछ वैल्यू गिवन होगी। ये टाइप का सेट ना क्या करता है, इसके दो रिजल्ट हैं, एक थर्ड भी होता है, अभी हम दो बता रहे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, कि ये रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को, अगर जो ये हमारे पास के गिवन है ना ये ग्रेटर देन है मॉडुलस ऑफ W1 माइनस W2, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई होती है W1 W2 की, W1 माइनस W2 का जो मॉडुलस है अगर के उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके फोकी कौन से हैं W1 और W2, ठीक है, जो यहाँ पर W में से सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं W1 और W2 ये फोकस होते हैं, और जो ये K होता है ये उस इलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन ना उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो Z-2 का मॉडुलस प्लस के Z+2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 8 टाइप का दे रखा है, तो हम ये आइडिया लगा सकते कि हाँ ये इलिप्स हो सकता है। जैसे कि सर्कल के लिए तो हमें पता Z-A का मॉडुलस इज इक्वल टू R टाइप का होता है, डिस्क के लिए उससे मोड ऑफ Z-A लेस देन इक्वल टू या फिर लेस देन R टाइप का होता है ना, और इलिप्स के लिए ऐसा होता है, और हाइपरबोला के लिए यहाँ पर बीच में क्या होता है माइनस का साइन होता है। अब कब इलिप्स बनता है वो भी तो कंडीशन है ना, कि जो ये के गिवन होता है ना, ये गिवन के है ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए मोड ऑफ W1 माइनस W2 से, जहाँ पर ये W1 और W2 जो फोकस दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इलिप्स के दो फोकस होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर S और S' करके हम लिखते हैं। तो अब और अगर ये जो ये मेजर एक्सिस की लेंथ जिसको हम के बोलते हैं, और अगर ये के है ना वो मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 के अगर स्ट्रिक्टली इक्वल आ जाता है तो फिर हम ये बोल देते हैं कि ये जो सेट है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ये दे रखा है, हमारा जो कंटूर है ना वो कुछ इस टाइप का दे रखा है कि Z=C वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं सच दैट मोड ऑफ Z-2 प्लस मोड ऑफ Z+2 इज इक्वल टू 8 टाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम कंपेयर अगर करें ऊपर वाले सेट से इसको, तो हमारे जो W1 है और W2 है और K है उनकी वैल्यू देखते हैं। जैसे W1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, W2 की वैल्यू -2 हो गई और K की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं W1 माइनस W2 का मॉडुलस, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था ना W1 माइनस W2 का मॉडुलस, वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से W1 माइनस W2 का मॉडुलस निकाला 4 वैल्यू आ गई, और K की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये जो के की वैल्यू है 8 वो स्ट्रिक्टली बड़ी है ना W1 माइनस W2 के मॉडुलस से, दैट मीन्स जो ये वाला जो गिवन C दे रखा है ये क्या करता है कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वाली चीज़ ना यहाँ पर वैसे हम इसको स्किप कर भी सकते थे, सिर्फ ये देख के कि हमारे जो वो पॉइंट्स हैं वो अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसके लिए, लेकिन ये वाली चीज़ यहाँ पर मैंने इसलिए बताई है कि हमें ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में स्पेशली गेट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर मतलब सर्कल तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, सर्कल टाइप का कंटूर तो
ऐसा सिर्फ बेसिक चीज़ों के लिए है कि हाँ सर्कल टाइप का कंटूर हमें स्टार्टिंग में अपनी थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन सीखने के लिए बता दिया जाता है। लेकिन जो गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो थोड़े इस तरीके के पूछे जाते हैं कि कंटूर कुछ ऐसा बना के दे देते हैं हमें। रेयरली ऐसा होता है कि हाँ सर्कल के ऊपर बना के दे दिया तो, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि बेसिक के लिए हमें सर्कल का हमने सीख लिया। पर जो क्वेश्चन आते हैं जैसे हम इलिप्स टाइप का बना देंगे, ठीक है, या फिर कार्डियोड टाइप का बना देंगे, ऐसी टाइप की कुछ कर्व बनाएंगे। तो इसलिए हमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इस टाइप की जो कुछ कर्व्स हैं ना उनको हमें सीखना पड़ेगा पहले ही, ठीक है। क्योंकि नहीं तो अगर हम सिर्फ सर्कल टाइप के कंटूर बना कर और प्रैक्टिस करते रहें, कितना भी ज़्यादा खुश होते रहें कि हाँ हमने तो अपनी थ्योरम सीख ली, अप्लाई कर लिया, और अगर कुछ ऐसी टाइप का कंटूर दे दिया जिसमें हमें थोड़ा बहुत अगर मान लो थोड़ा बहुत भी आइडिया है उस चीज़ का, देखो, तो फिर हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें ऐसा भी है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें उनको अटैम्प्ट करना है। इसलिए ये वाला, नहीं तो हम डायरेक्टली वहाँ से ये भी बोल सकते थे कि हम अपने ये निकाला फंक्शन की सिंगुलरिटी कहाँ पर है और ये अंदर लाई करती है या नहीं करती, तो फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे सीखते। तो कि बेसिक से ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। करने के लिए हम इसको बिल्कुल लास्ट में हम ऐसे भी कर देंगे कि हाँ हम इसको बिल्कुल जल्दी से कैसे सोल्व कर सकते थे, लेकिन अभी ये इसलिए किया है कि हाँ ये कंसेप्ट हमें बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि हाँ इस तरीके से है। तो देखो अब हमने ये हो गया कि ये ना एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये इलिप्स ऐसे बन गया हमारा, यहाँ पर फोकस है -2 और 2 के ऊपर, तो हमारा एलिप्स बन गया एक्स एक्सिस जिसकी मेजर एक्सिस है, और इस तरीके से। तो अभी हमने देखना है, देखो हमें कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, कोशी थ्योरम लगेगी, ये चीज़ देखनी है। तो अब देखो जो यहाँ पर हमने इसको एफ जेड को ऐसे लिख लिया, Z²/GZ टाइप से लिख लिया, क्योंकि ओवरऑल एफ जेड है वो Z²/GZ टाइप का है जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है। अब जो यहाँ पर है एफ जेड की सिंगुलरिटीज़ से ही हमें पता चलेगा कि इस गिवन कंटूर के अंदर ये एनालिटिक है या नहीं है। तो अब देखो, अब उस एफ जेड की सिंगुलरिटीज़ का मतलब है कि इसके ये जो डिनोमिनेटर ये कहाँ पर 0, क्योंकि ऊपर वाला तो Z² रही है तो एंटायर फंक्शन है, इसकी तो सिंगुलरिटी ही नहीं है कहीं पर भी। तो ये जो GZ है Z² - 2Z+2 टाइप का जो फंक्शन है ये देखा हमने। तो यहाँ पर अब ये GZ जहाँ पर 0 होगा वही हमारा जो FZ है ओवरऑल जो फंक्शन है इंटीग्रल के अंदर उसकी सिंगुलरिटीज़ होंगी। तो अब हमने लिखा कि GZ कहाँ पर 0 होगा, जब Z² - 2Z+2 0 होगा, यानी कि हमने कि जो Z की वैल्यू है ना, जब हमने सोल्व करके निकाल लिया अभी डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से कि जब Z की वैल्यू +-1 ± आयोटा होगी ना, तब ये फंक्शन नीचे वाला 0 है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो फंक्शन एफ जेड है ना, जो इंटीग्रल के अंदर दे रखा है Z²/GZ करके, उसकी ये 2 सिंगुलरिटीज़ हैं। अब हमें ये देखना है ये हमारे गिवन कंटूर के अंदर आती या नहीं आती, ठीक है। तो हम एफ जेड को ऐसे लिख सकते हैं, Z²/GZ को हम लिख सकते हैं उसके रूट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये जो Z - Z1 × Z - Z2 ऐसे करके ब्रेक करके लिख दिया। अब देखो, अब जो हमने अपनी जो पहली बात तो यही देखना है कि अंदर आती है नहीं आती, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो अब ये Z1 और ये Z2 है और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कॉन्जुगेट पेयर में भी हैं और देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। तो यहाँ पर Z2 है वो Z1 का कॉन्जुगेट, और हमें पता है कि Z का मॉडुलस और Z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होता है। तो इसका मतलब Z2 और Z1 एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, तो दोनों का मॉडुलस भी बराबर है, ठीक है। यानी Z1 का जितना मॉडुलस होगा उतना ही Z2 का होगा। Z1 का मॉडुलस और Z2 का दोनों का मॉडुलस कितना है, हम क्या करते हैं कि अगर ZX + I टाइप का होता है तो Z का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, √x² + y² के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू लिख दी और वहाँ से हमने Z1 Z2 का मॉडुलस निकाला जो कि √2 यानी अप्रोक्सीमेटली 1.41 टाइप के लगभग है, जो कि हमें जो ये अपना जो कंटूर में k की वैल्यू दे रखी है उससे छोटा है। तो इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट क्या करते हैं, कंटूर के अंदर लाई करते हैं। जैसे हम जब सर्कल के लिए भी लेते हैं कि हमें ये लेते हैं मोड ऑफ Z - A = R टाइप, ठीक है। तो हमें जो Z1 Z2 जो भी सिंगुलरिटी होती है तो हम ये देखते हैं ना कि यहाँ पर जो हम पुट करके देखते हैं
तो Z1 माइनस ए का मॉडुलस से देखते हैं कि अगर वो R से ये यहाँ पर जो ये R होती है इससे छोटा आ जाता है तो इसका मतलब हमारे सर्कल के अंदर लाई करती है वो सिंगुलरिटी, मतलब कंटूर जो भी दिया है। तो अभी ये जो कंटूर दिया है लिप्स टाइप का, इसके अंदर लाई करते हैं ये दोनों ही सिंगुलरिटी जो आई हैं Z1 और Z2। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो फिगर है ना, यहाँ पर हमने मान लिया Z1 और Z2, तो क्या किया, C1 और C2 जो हमने जनरलाइज वो थ्योरम पढ़ी थी C1 C2 Cn के लिए, तो हमें इस ओवरऑल इस C के ऊपर ना, इसके ऊपर अपने फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि C1 और C2 के ऊपर इंटीग्रल निकाल के सम कर देंगे। ठीक है, तो यही लिख दिया कि C1 के ऊपर इंटीग्रल प्लस C2 के ऊपर इंटीग्रल। अब जब C1 के ऊपर देखो, C1 किसके लिए बनाया है हमने, फर्स्ट वाली सिंगुलरिटी के लिए, Z1 के लिए। ठीक है, तो अब जब Z1 के लिए अगर बनाया है तो हमने फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख दिया, Z² बाई Z माइनस Z2 डिवाइड में Z माइनस Z1 एट C1। ठीक है, फिर C2 के ऊपर जब निकाला, C2 हमने Z2 के लिए लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे Z² बाई Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 करके। ठीक है, अब तो जब हम सिर्फ C1 की बात कर रही है, जैसे ये वाला है, इसके ऊपर तो हम कोशी थ्योरम, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 पाई आयोटा इंटू, क्योंकि देखो Z1 के ऊपर वन ऑर्डर की सिंगुलरिटी होगी, तो जब यहाँ पर 1 पावर होती है तो ये क्या आ जाता है, 2 पाई आयोटा इंटू जो ये वाला जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसकी वैल्यू आ जाती है किसके ऊपर, यहाँ पर अगर Z1 है तो Z1 के ऊपर वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही जो ये दूसरे वाला है इसके अंदर भी कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो n की वैल्यू 0 के लिए हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू जो ये ऊपर वाला फंक्शन है Z² बाई Z माइनस Z1 उसकी वैल्यू किसके ऊपर, अगर जैसे वहाँ पर Z माइनस ए था ना, यहाँ पर Z माइनस Z2 है, तो किसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी, Z इज इक्वल टू Z2 के ऊपर वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही हमने लिख दिया। अब यही कि उसी कोरोलरी से हमने इस चीज़ को लिखा है। तो अब ये 2 पाई आयोटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दिया I इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। तो यहाँ से क्या मिल गया, Z² बाई Z माइनस Z2 प्लस Z² बाई Z2 माइनस, यहाँ पर जब हम पुट करेंगे ना तो यहाँ पर क्या बनेगा, Z1² बाई Z1 माइनस Z2, यहाँ पर Z2 पुट करेंगे तो Z2² बाई Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, है ना, यही यहाँ पर लिख रखा है। तो अब यहाँ से 2 पाई आयोटा, अब यहाँ पर Z1 माइनस Z2 है, ये Z2 माइनस Z1 है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, ये भी Z1 माइनस Z2 मिल गया। वो बस हम डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और Z1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू आई थी 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब चाहे तो आप यहाँ पर ही उन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं या फिर लास्ट में थोड़ा सिंप्लीफाई करके तब पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, तो बन जाएगा ये Z1 का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस ये वाला। तो अब हमने इसमें जो LCM ले लिया Z1 माइनस Z2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर Z1² माइनस Z2 स्क्वायर। अब A² माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया A माइनस बी A प्लस बी, तो यहाँ से Z1 माइनस Z2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 पाई आयोटा Z1 प्लस Z2। ठीक है, हमने Z1 की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल होकर यहाँ से हमें मिल गया 2, तो 2 पाई आयोटा इंटू 2 आ गया, तो इसका मतलब 4 पाई आयोटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी था हमारे गिवन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल देखो हमने ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे हैं कि एक तो हम कोशी थ्योरम है, उसके बाद कोशी इंटीग्रल फार्मूला है, उसकी कोरोलरी है, वो चीज़ें, और उसके बाद एक वो वाली इम्पोर्टेंट चीज़ की जो हमारा जो गिवन कंटूर है वो किस टाइप का है उसको रिकॉग्नाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने जो कंटूर है ना ये आइडिया लगा पाए कि कंटूर के अंदर है सिंगुलरिटी या बाहर है, और कंटूर है वो किस टाइप का है, सर्कल है या इलिप्स है, कार्डियोइड टाइप का, किस टाइप का है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो जो इसका आंसर है ये 4 पाई आयोटा है। ये इतना ज़्यादा लेंदी बनाने का कोई ऐसा वो नहीं था इंटेंशन, सिर्फ ये है कि ये हमने ना ये कॉन्सेप्ट जो था ना इसके पीछे जो ये 2-3 कॉन्सेप्ट जो बेसिकली हमने रिवाइज़ किए हैं, इन पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना था जो मेन चीज़ है वो चीज़ें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, और जो हमने ये 2-3 कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किए हैं ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
एंड कीप वॉचिंग द सीरीज़। आई आई एम होपिंग दैट कि आपको हेल्प करेगी ये सीरीज अच्छे से। तो प्लीज़ कंटिन्यू करें और कंप्लीट करते रहें, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।